नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। कुछ कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि मैम हमारे भी 11th के एग्जाम्स आ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दीजिए। तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके मैं आई हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो वीडियो है फिजिक्स के ऊपर। तो फिजिक्स के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स। बट मैं इसको डिवाइड करूंगी, जैसे आज की वीडियो में मैं 1 2 3 चैप्टर कवर करूंगी, देन 4 5 6 ऐसे करके तीन तीन चैप्टर्स मैं आपको कवर करके देती हुई जाऊंगी। इतना लंबा वीडियो फिर बन भी नहीं पाता। ओके, तो ये फर्स्ट 3 चैप्टर्स का हम लोग आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, आपके फाइनल एग्जाम में, हम उसी टाइप के प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करें आज का सेशन। चलिए बिंगो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है बेटा दैट ओके, राइट अ नोट ऑन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, 3 मार्क में क्वेश्चन पूछते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है उसका आपको लाइक शॉर्ट नोट देना है। तो 7 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि एवरी नॉन जीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या बोल रहा है बेटा ये, कि हर नॉन जीरो डिजिट जो होता है, मतलब कि वो डिजिट जो जीरो नहीं होता है ना, उसको हम कहेंगे नॉन जीरो डिजिट। 1 2 3 4 चलते जाएंगे। तो वही सारे सारे नॉन जीरो डिजिट्स जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। ठीक है, इतना हुआ क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अभी। फिर आता है, जैसे एग्जांपल देखो, 454.76। इसमें से एक भी नंबर जो है वो जीरो तो है ही नहीं। तो ये सारे के सारे नंबर काउंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने फिगर्स हो गए, 5 फिगर्स हो गए। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ऑल जीरोस लाई बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। ठीक है, अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स है जैसे 5 और 7, और उसके बीच में अगर जीरोस आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिया हुआ एग्जांपल में 703.004। ओके, तो 7 और 4 के बीच में आपके पास डिजिट्स हैं, तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने फिगर्स हो गए बेटा, 6 फिगर्स हो गए। डन। चलिए थर्ड। ऑल जीरोस आफ्टर डेसिमल बट बिफोर अ नॉन जीरो डिजिट इज नॉट कंसिडर्ड अ सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बोल रहा है वो, ठीक है, जितने भी जीरोस हैं डेसिमल के बाद उसको कंसिडर कर सकते हो, बट अगर डेसिमल के पहले हैं तो उसको कंसिडर नहीं करोगे। जैसे कि यहाँ पे सॉरी, ऑल द जीरोस आफ्टर डेसिमल बट बिफोर अ नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट के पहले अगर कोई हुआ तो कंसिडर नहीं करोगे। जैसे कि ये 4 है, ठीक है, तो 4 6 5, इसके पहले ये जो जीरोस आ रहा है ना वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसिडर नहीं होते हैं। इसके बाद वाले होंगे बट इसके पहले वाले नहीं होंगे। ठीक है, इसके लिए कितनी फिगर्स आ गए, 3 फिगर्स ही आ गए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ऑल जीरोस विच आर एट द राइट साइड ऑफ द डेसिमल। जैसे अभी मैं कह रही थी कि डेसिमल के अगर राइट साइड में है तो आपको इतना ध्यान देना है कि अगर डेसिमल के लेफ्ट साइड में तो खैर एक ही होता है, ठीक है, नो डाउट। तो लेफ्ट साइड की तरफ कुछ भी होता है तो काउंट नहीं होगा, राइट साइड में जीरोस होंगे तो वो काउंट हो जाएंगे। जैसे कि ये लेफ्ट साइड है तो ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, बट ये राइट साइड में है तो ये काउंट होंगे। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। कितने हो गए, 5 फिगर्स। क्लियर, डन इतना। चलिए नेक्स्ट। कंटिन्यूटी में है, क्या बोल रहे हैं अभी आगे, फिफ्थ नंबर। व्हेन द गिवन नंबर डज नॉट कंटेन अ डेसिमल पॉइंट। अगर एक नंबर में डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, देन द फाइनल जीरोस आर नॉट कंसिडर्ड एज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कि 75,000 है, इसमें कहीं भी डाउट है, कहीं डेसिमल है, नहीं है ना, तो फिर ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे, सिर्फ नॉन जीरो वाले नंबर्स ही काउंट होंगे। तो कितने आ गए, 2। ठीक है, चलिए नाउ सिक्स नंबर। ओके, इसमें आगे कंटिन्यूटी में है थोड़ा बहुत। दैट व्हेन द नंबर विच इज ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रियल मेजरमेंट। अगर हम सही में कुछ मेजर कर रहे हैं, देन ऑल द जीरोस विच आर टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो। लास्ट नॉन जीरो नंबर में के पीछे कोई भी अगर जीरोस आते हैं तो फिर कंसिडर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 कितने फिगर्स आ गए, 4 फिगर्स आ गए। ठीक है, बात समझ में आई। तो वैसे नॉर्मली अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो फिर ये जीरोस काउंट नहीं होंगे। बट अगर ये एक्चुअली में किसी की रियल वैल्यू है, मेजरमेंट लेकर यही वैल्यू आई है, तब हम इसके अंदर ये सारे जीरोस कंसिडर करेंगे। ठीक है, कंडीशन बोल रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हेन अ डेसिमल इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द होल नंबर। जैसे होल नंबर है तो उसके एंड में डेसिमल प्रेजेंट है। ठीक है, उसके एंड में डेसिमल प्रेजेंट, देन ऑल द जीरोस व्हिच आर एट द राइट एंड जस्ट बिफोर द डेसिमल
आर कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो डेसिमल के पहले जितने भी जीरो होंगे वो कंसिडर हो जाएंगे। तो अगर मुझे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर लिखना हो तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा बेटा, 6 आ जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल है यहाँ पे 13,300, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 फिगर्स। ओके, सो इन शॉर्ट एक लाइन में हम ये बोल सकते हैं कि अगर डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है तो काउंट नहीं होंगे, डेसिमल है तो काउंट होंगे। ठीक है, ये वाला जो बट वाला है ना, वो एक कंडीशन है, उसको भी आप नजरअंदाज करो, ये पॉइंट को आप स्किप भी कर दो, छोड़ो मत लिखो। ठीक है, ये वाले पॉइंट को यहाँ से लेकर यहाँ वाली पॉइंट को स्किप कर दो, मत लिखो इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा मेजरमेंट एक्चुअली बात कर रहे हैं हम लोग, तो अभी सिर्फ अपने लेवल के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है, 7th, when the number contains both an integral part as well as a decimal part, अगर इंटीग्रल और डेसिमल दोनों हैं, देन द जीरोस इन द नंबर आर कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ओके, तो अब पॉइंट के बाद 4 0 है तो ये वाला 0 काउंट होगा। ध्यान देना, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, तो अगर ये पॉइंट पॉइंट का मतलब क्या होता है, लाइक आप कभी कोई चीज परचेज करते हो, समझो आपने 100 रुपए की चीज परचेज की, तो ऐसे पॉइंट करके 0 आता है ना, आता है ना। ठीक है, तो एज पर दिस ये कह रहा है कि आपको आगे के 3 लेने हैं, ये वाले आप नहीं लोगे, ये वाले आप नहीं लोगे। बट अगर यहाँ पर 100.40 है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या वो नॉन जीरो नंबर आ गया, तो अगर नॉन जीरो नंबर आ गया तो उसके साथ आप कंसिडर करके 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखोगे। पॉइंट समझ में आई? ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो जाता है फर्स्ट क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए क्या बोल रहा है, रूल्स टू राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, 2 मार्क में क्वेश्चन आता है ये कि क्या रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड ऑफ करने में। सबसे पहले, व्हेन द डिजिट आफ्टर द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज मोर देन 5। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि अगर लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट समझो कि 47.658 ऐसा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि when the digit after the last significant figure digit is more than 5, then the last digit is raised by the 1. okay, that means कि देखो, अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि इसको कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट करो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। ठीक है, तो क्या है, अभी कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो बट अब से मुझे ये हटाना पड़ जाएगा। ठीक है, अब 8 जो है वो 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, तो इसको हटाने के लिए मुझे लास्ट वाले नंबर में 1 प्लस कर देना होगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 47.66। ठीक है, इन शॉर्ट वो यही बोल रहा है कि आपको जब राउंड ऑफ करना होता है तो जो भी लास्ट नंबर है अगर 5 से ज्यादा है तो उसको हटाने के लिए आगे वाले नंबर में 1 प्लस कर दो। ठीक है, दैट्स इट। फिर क्या बोल रहा है, when the digit after the last significant digit is less than 5। ठीक है, अगर ये 5 से कम है, then last digit is left without making any changes। ठीक है, जैसे कि 47.633। ठीक है, 47.632। अगेन आपसे ये कहा जा रहा है कि इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। 5 है, अब ये जो 2 है वो 5 से छोटा है, छोटा है ना, तो इसको यूं ही हटा दो। ठीक है, और आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 47.63। ठीक है, चलिए, when the digit after the last significant digit is equal to the 5। अच्छा, is equal to the 5, अगर 5 के इक्वल है, मिस प्रिंट वो टाइप करना शायद हो गया। ठीक है, is equal to the 5 of the significant figure is not altered, okay, when the number is even and is increased when the number is odd by 1। कैसे, चलो यहाँ पे इक्वल टू से 5 लिख दिया ना, मैं इसका मीनिंग समझा रही हूँ आपको। ये क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास नंबर ऐसा है, ठीक है, ज्यादा ही है, चलिए आपके पास ऐसा नंबर है, इसी को ले लेते हैं अपन, 47.635।
और एक नंबर ले लेते हैं 47.685, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर आपका लास्ट डिजिट जो है वो 5 के इक्वल है, तो ये 5 के इक्वल हो गया। सो व्हेन द नंबर इज इवन, अगर नंबर इवन है तो आप 5 को एज इट इज निकाल दो, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा 47.68, क्योंकि 8 नंबर इज इवन। कह रहा है कि अगर 5 के पहले वाला नंबर ऑड है तो मेरा उसमें क्या करना है, इट इज रेस्ड बाय द 1। तो मेरा क्या आंसर क्या हो जाएगा 47 पॉइंट, ठीक है 47.6, इसमें 1 प्लस कर देना है, क्या हो जाएगा 4, क्या हो गया 47.64। आई बात समझ में, क्लियर हुआ ये कैसा हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ करनी होती है। डन। तो ये 3 रूल्स हैं हमारे पास राउंड ऑफ करने के लिए, 2 मार्क में आपसे पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ना बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफाइन सॉलिड एंगल, ओके, डिफाइन सॉलिड एंगल एंड द प्लेन एंगल। 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा इसमें। अब सॉलिड एंगल या प्लेन एंगल, सबसे बात करें प्लेन एंगल का। प्लेन एंगल का मतलब क्या होता है, अ प्लेन एंगल इज एन एंगल फॉर्म्ड इन 2 डायमेंशन स्पेस, ठीक है 2D। तो 2D स्पेस जो भी होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल, ठीक है। तो जैसे रेक्टेंगल भी हो जाता है, या ये वाला है, ठीक है। तो जैसे सर्कल हो गया, है ना, सर्कल के अंदर ये हम लोग जो माइनर सेक्टर की बात करते हैं, तो ये जो थीटा बना तो इसको हम बोलेंगे प्लेन एंगल, ठीक है। क्लियर हुआ, क्योंकि प्लेन सरफेस है इसके अंदर। तो कोई भी 2D शेप आ गया, ठीक है, ट्रायंगल आ गया, स्क्वायर आ गया, रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। तो उनके साथ कोई भी 2 लाइन या कोई भी 2 सरफेसेस मिलाकर एक एंगल बनता है। तो द एंगल between 2 intersecting lines in a plane or the angle of a triangle, ठीक है, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे प्लेन एंगल। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं बेटा रेडियंस में, किसमें करते हैं, रेडियन के अंदर मेजरमेंट, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे सॉलिड एंगल की। तो सॉलिड एंगल मतलब कि अब सीधी बात है ये हो जाएगा 3D स्पेस में, ठीक है। तो 3D डायमेंशन में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सॉलिड एंगल। यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा, ओके, बेसिकली यहाँ पे 3 आते हैं, 3 और 3 से ज्यादा प्लेन्स आपस में एक कॉमन पॉइंट पे मीट करेंगी, ठीक है। 3 से ज्यादा प्लेन्स आपस में कॉमन पॉइंट मीट करेंगी। मेरे पास भी कोई चीज़ है नहीं, वरना जैसे हम लोग कैसे वो तरबूज बोलते हैं ना, तो आपने इसका पार्ट ले लिया, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसका 3D पोर्शन, ये सब आपस में जो वो मीट करते हैं, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हो, ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपस में क्या कर रही है बेटा, मीट कर रही है, यहाँ मीट कर रही है। तो ये वाला पॉइंट जो हो गया वो सॉलिड एंगल हो गया। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मेजर करते हैं स्टेडियंस के अंदर। द एंगल फॉर्म बाय द कोन, ठीक है, शेप्स में बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे 3D शेप आ गया, ठीक है। तो ये देखो, ओके। अब आप देख सकते हैं ये सरफेस आया प्लेन, ओके, ठीक है। अब देखो ये पूरा प्लेन सरफेस है, ठीक है। अब इन चारों तरफ से ये एक वर्टेक्स से पॉइंट आया, सेकंड वर्टेक्स से पॉइंट आया, थर्ड से आया, फोर्थ से आया, सब एक आपस में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज कंसिडर्ड एज द सॉलिड एंगल। अब पॉइंट समझ में आ गए, ठीक है। चलिए ओके, नहीं हो रही है, छोड़ देते हैं। डन, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1.1, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर, ठीक है। तो ओके सॉरी, ओके, तो आपको साइड दिया हुआ है 7.203 मीटर। What are the total surface area and the volume of the cube approximately significant figures, ठीक है। तो हमें इसको निकालना है टोटल सरफेस एरिया TA से, और निकालना है वॉल्यूम।
ठीक है, टीएसए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 6a², सिंपल सी बात है। ओके चलिए 6 इंटू 7.203 का स्क्वायर, 6 इंटू ओके 7.203 इंटू 7.203, ये बन रहा है हमारा 551.883209। ठीक है, इससे हमें 6 मल्टीप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, इसमें बन जा रहा है 311.299254 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये है कि आपका आंसर तो आ गया, बट कह रहा है कि अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे आपसे कि अप्रोप्रिएट आना चाहिए। तो अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो मल्टीप्लाई करने में आप तो पहले देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन के वैल्यूज में। तो अगर आप देखते हैं तो कितने फिगर दिए हुए 4 हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो देखो पॉइंट के पहले तो 3 ऑलरेडी है, मतलब पॉइंट के बाद अपने को 1 चाहिए, नॉन जीरो नंबर है ना, पॉइंट का अपने नंबर 1 चाहिए। अब देखो ये 4 5 से छोटा है, हटा दिया। 5 है, 5 के आगे 2 आया, 2 इज इवन, तो कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको भी रिमूव कर दिया, इसको भी रिमूव कर दिया। ठीक है, अब 9 आया, 9 5 से ज्यादा है तो इसमें 1 प्लस कर देंगे, कितना बनेगा 10, कितना आया 3। तो आंसर कितना आया 311.3 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट वॉल्यूम निकाल देते हैं हम लोग। वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला रहेगा ए क्यूब, दैट मीन्स 7.203 का क्यूब। क्यूब का मतलब होता है 3 बार मल्टीप्लाई कर देना, 2 बार मल्टीप्लाई किया तो यही आया था, तो इसी को लिख देती हूँ 51.883209 मल्टीप्लाई बाय 7.203। ठीक है, आंसर आ रहा है 373.71475427। ठीक है, अगेन वही 4 में आपको कन्वर्ट करना होगा इसको। चलिए हटाते जा रहे हैं हम लोग इसको। अभी ये 5 से ज्यादा है तो ये 3 हो गया। ठीक है, 3 5 से छोटा है तो 4 के साथ कुछ नहीं होगा, इन दोनों को भी हटा दो, 5 से छोटे हैं। ये 5 आ गया तो 5 के पहले वाला नंबर ऑड है, ऑड अगर आता है तो एक नंबर ऐड करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब 8 5 से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 कर लेंगे ना। ठीक है, अब ये 5 के आगे 1 है, 1 इज एन ऑड नंबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, 5 को हटाएंगे, ये हो जाएगा 2। तो अभी मेरे पास नंबर बन रहा है 373.72। अब ये 2 5 से छोटा है, उसको ऐसे हटा दो, तो आपका फाइनल आंसर क्या आया 373.7 मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, डन। आया समझ में कैसे सॉल्व करना है। तो बेसिकली आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से आपको फाइनल आंसर देना था, यह दिक्कत नहीं है, सीधी सी बात है। फॉर्मूला आपको पता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मल्टीप्लाई गुजरात बोर्ड में है तो कैलकुलेटर का है। ओके, ब्लेसिंग्स है मैं बस, तो सिर्फ आपको फाइनल आंसर कैसे रिप्रेजेंट करना है वो देखना था। डन, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ना बच्चों 1.3 एग्जाम्पल क्या बोल रहा है आपको, लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgh, वेयर m जो है वो मास है। ठीक है, ओके, m मास है, v इज वेलोसिटी, g is the acceleration due to gravity and h is the height. Okay,
नाउ चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। हमें चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब है कि आपको ये प्रूव करना है कि LHS और RHS इक्वल होने चाहिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं LHS की। LHS में क्या है, हाफ mv²। अब देखो हाफ कॉन्स्टेंट को हटा दो, उसकी तो कोई जरूरत है नहीं। अब क्या बच गया अपने पास, mv²। m इज द मास, ठीक है। डायमेंशन है तो डायमेंशन में मास को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल M से, तो ये मास का आ गया डायमेंशन यूनिट कैपिटल M। v², v इज द वेलोसिटी, ठीक है। v इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे आता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को L लेंथ से डिनोट करते हैं और टाइम क्या आ गया T, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर ले लूँ तो क्या हो जाएगा, TL पावर -1, ये सॉरी TL नहीं, LT पावर -1, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि V की जगह पे मुझे लिखना होगा LT पावर -1 का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूँ तो ये M आ गया, L का हो गया स्क्वायर और T का हो गया -2। ये मेरा LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला बना। चलिए RHS की बात कर लेते हैं अभी हम लोग। RHS में क्या है, mgh। अगेन m आएगा मास के लिए, g इज एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है। वेलोसिटी का क्या निकाला हम लोगों ने, LT पावर -1, तो वेलोसिटी की जगह पर LT पावर -1 लिखेंगे और यहाँ पे T है तो ये T नीचे आया, ये T ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, LT -1 कितनी बार होगा, -2 टाइम हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास, LT -2 सॉरी। हाइट इज अगेन लेंथ हुआ, ठीक है। हाइट इज अ लेंथ, तो हाइट की जगह भी क्या लिख देंगे, L लिख देंगे। ओके, तो क्या बना अपने पास, M L 2 बार आ जाएगा और T क्या हो गया, -2 आ गया। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेम आ गए तो हम कहेंगे यस, LHS equals to RHS, so therefore equation is dimensionally correct। डन, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या बोल रहा है, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू द स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक पेंडुलम है, ठीक है, वो ग्रेविटी के अंडर, ठीक है, ऑसिलेट कर रहा है। Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on the length, mass and acceleration to gravity, then derive the expression for its time period using the method of dimensions। Okay, तो यहाँ पे हम लोगों को इसकी इक्वेशन बतानी है। तो अभी हमने क्या किया था, हमने इक्वेशन से डायमेंशन निकाले थे, अभी डायमेंशन की मदद से हमें क्या निकालनी है, उसकी इक्वेशन फ्रेम करनी है। शुरू करते हैं। सो बेटा अभी हम लोगों को टाइम पीरियड निकालना है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। Okay, depend on the length, okay, small l लिया ना, L is length और length का डायमेंशन यूनिट क्या होता है, L, कैपिटल L। मास M, मास के लिए क्या लिख दूं, कैपिटल M। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन A लिखो, G लिख देते हैं, चलिए ठीक है, G। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। अब देखो बेटा हम लोग ना यही मान रहे हैं कि ये सब कुछ अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वैसे इनवर्स भी हो तो पावर तो नेगेटिव आ ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो T इज प्रोपोर्शनल टू L M G, ठीक है। कितना है वो नहीं पता है तो इसके लिए X Y और Z से डिनोट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। प्रोपोर्शनल साइन को हटा देते हैं हम लोग, तो ये हो गया
प्रोपोर्शनल साइन को हटा देते तो इक्वल टू आ जाएगा। इक्वल टू कुछ ना कुछ कांस्टेंट लिखना होता है तो के लिख दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्या हो जाएगा, एल पावर एक्स एम पावर वाई जी पावर जेड। इतना क्लियर हो गया। अब डायमेंशन की मदद से हम लोगों को वैल्यूज निकालनी है। तो k इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो अभी मैं इसको, ये इक्वेशन तो मैंने रख दी यहाँ पर नो डाउट, बट अभी आगे हम जब लेंगे ना तो k को तो भी छोड़ देते हैं। l इज व्हाट, लेंथ। ठीक है, t का डायमेंशन यूनिट क्या होगा, टाइम, t रहेगा, टाइम पीरियड है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसके पास m का कोई पावर नहीं होगा, l का कोई पावर नहीं होगा, t का पावर 1 होगा। ठीक है, ये l हुआ, l का पावर क्या है यहाँ पर, x, m मास, m का पावर y। ठीक है, g आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन इज व्हाट, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड। या सिंपल या वैसे कर लो ना, इसको हटा दो। ठीक है, इसको हटा दो, ज्यादा इजी है ना, यूनिट से होता है। एक्सेलरेशन यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, l, सेकंड स्क्वायर के लिए -2, है ना। सीधा जितना हो सके उतना यूनिट से ही निकालोगे ना फॉर्मूला के बजाय, तो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये आ गया हमारे पास l t पावर -2 z। ठीक है, चलिए, m l t पावर 1 इज इक्वल्स टू l x। देखो अब ये l, चलो एक स्टेप कर देती हूँ, वैसे जरूरत तो नहीं है, इतने तो होशियार हैं ही हम। ओके, एम वाई, ये z दोनों के ऊपर आ जाएगा, तो l का z हुआ और t रेस टू -2z। ठीक है, अब ये बेस सेम है तो पावर्स प्लस हो जाएंगे। सो m0 l0 t पावर 1 इज इक्वल्स टू l x प्लस z my t -2z। ठीक है इतना। ओके, अब देखो m के साथ कंपेयर कर लेते हैं हम लोग इन सबको। l इक्वल्स टू 0 तो y है। ठीक है, तो कंपेयर, चलो ऊपर कर लेती हूँ मैं। सो m0 इज रेस टू m रेस टू y, तो इसका मतलब कि y की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी, 0। ओके, y की वैल्यू 0 आ गई। फिर बात कर लेते हैं l रेस टू 0 इज इक्वल्स टू l x प्लस z। तो x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि x इज इक्वल्स टू -z। ठीक है, तो x की जो भी वैल्यू आएगी वो z की वैल्यू सेम होगी, खाली साइन चेंज हो जाएगा। लास्ट का बस है t, 1 इज इक्वल्स टू -2z। तो 1 इज इक्वल्स टू -2z, तो 1/2, 1/-2 इज इक्वल्स टू z। ठीक है, z अगर यहाँ पे -हाफ में आया है, इसका मतलब कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +हाफ, है ना, z उसका उल्टा है ना। तो चलिए यहाँ पे जो वैल्यूज है उसको लगा देते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, चलिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ले ली, t इज इक्वल्स टू k l टू द पावर x m टू द पावर y और g टू द पावर z। t इज इक्वल्स टू k l टू द पावर x, मतलब कि l इज हाफ, m टू द पावर y इज 0, है ही नहीं, है ना। ओके, एंड z पावर -हाफ। ठीक है इतना। अब किसी को वो पावर 0 आता है तो उसके लिए क्या हो जाती है, 1, एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 1, मतलब m तो गायब हो गया। तो क्या बचा, t इज इक्वल्स टू k l 1/2 g -1/2। तो t इज इक्वल्स टू k l 1/2 और ये g को मैं नीचे ले लूँ तो g
पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। कॉमन ले सकते हैं पावर, तो के एल अपॉन जी 1/2 इज व्हाट रूट, तो ये आ गया के एल अंडर रूट ऑफ एल जी। के की अब आपने पूरा सेशन खत्म हो गया, आपको पता है ना वेव्स के हिसाब से, ठीक है, कि के की जो वैल्यू होती है 2 पाई होती है। तो अगर हम लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि डायमेंशन लेस है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 पाई एल अपॉन जी, आंसर डन। क्लियर आया समझ में कैसे निकालना है हम लोग, कैसे चेक करना होता है, चेक भी करना होता है डायमेंशंस की मदद से, कैसे हम लोगों को इक्वेशन फ्रेम करनी होती है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सो फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, ओके 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर क्यूब, ओके मतलब मीटर में कन्वर्ट करना है। ओके सो क्यूब है, इसका साइड दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ना हमें निकालना है यहाँ पर वॉल्यूम, दैट इज ए क्यूब, दैट इज 1 क्यूब, तो ये आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो जैसे 1 मीटर, देखो जैसे 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अब 2 जीरो और ऐड कर लो, तो दैट इज 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली 1 मीटर क्यूब, मतलब कि 2 और जीरो ऐड कर लो, कितने हो जाएंगे, 4 पहले ही थे, 6 और हो जाएंगे ना, तो 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। ओके तो 1 मीटर क्यूब इज 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, सो देयरफॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब इज हाउ मच मीटर क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, so 1 into 1 is equals to x into 10⁶। ओके x निकालना है, तो 1 upon 10⁶ is equals to x, so therefore x is equals to 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल में बताया ताकि आपको समझ में आए, बट ऑब्वियसली आप इसमें काफी सारे स्टेप मिस आउट कर सकते हैं, और बेसिकली ये शायद आपको आएगा भी तो लाइक ऑब्जेक्टिव में ही है, और तो कुछ है ही नहीं। तो ये जस्ट आपको समझाएं, कई बार बच्चों को कन्वर्जन नहीं क्लियर होता है, तो आई ट्राइड कि मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊं, बाकी स्टेप्स आप काट ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू डैश mm स्क्वायर। ओके तो आपको सिलेंडर दिया हुआ है, सॉलिड सिलेंडर, जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है, टीए से निकालना है, और टीए से निकालना है आपको मीटर आई मीन मिलीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो पहले सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। ओके सो बेसिकली 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है बेटा। तो क्या कर लेंगे, 2 इंटू 10 कितना हो गया, 20 मिलीमीटर, ये 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100 मिलीमीटर, ठीक है। चलो टीएसए का फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा जी, टीएसए इज 2 पाई आर एच प्लस आर, ओके 2 इंटू 22/7, आर कितना हो गया 20, 100 प्लस 20, ओके
44 इंटू 2 88, 120, ठीक है। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। 880 इंटू 120, 105,600 डिवाइड बाय 7, कितना आ गया? 15,085.7, ठीक है। मिलीमीटर स्क्वायर। डन, क्लियर? ओके, थर्ड क्वेश्चन। ओके, स्पेस मैंने दी है पीछे। हाँ, क्वेश्चन देख लेते हैं। अ व्हीकल मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स मीटर इन सेकंड। मीटर इन सेकंड, इसका मतलब आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, और कितना है? 18 है, ठीक है। तो आपको 18 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। सिंपल सा है, 18 इंटू क्या हो जाएगा? 5/18, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम उसकी वैल्यू को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 कैंसिल, क्या आ गया बेटा जी? 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कि 5 मीटर इन 1 सेकंड। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लेड इज 11.3, इट्स डेंसिटी इज डैश इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3। ओके, फोर्थ नंबर, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3। हम लोगों को डेंसिटी ऑफ लेड निकालना है ना? हाँ, ओके, चलिए। सो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। इन्होंने दिया है 11.3 डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, इसका मतलब कि डेंसिटी ऑफ लेड निकालना है। और वाटर की डेंसिटी की बात कर लेते हैं हम लोग। तो वाटर की डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोला ना इन लोगों ने, ठीक है। सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये उसका फॉर्मूला रहता है। तो अपॉन में 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई आ गया। सो डेंसिटी ऑफ लेड इज, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 11.3 इंटू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया डेंसिटी ऑफ लेड, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि आपको निकालना है केजी पर मीटर क्यूब के अंदर, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। सो 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, पर सेंटीमीटर, ओ ओके, पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो पहले आपको ग्राम को कन्वर्ट करना होगा केजी के अंदर, ठीक है।
ना हमें पता है 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। इसका मतलब कि 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 को नीचे ले लो तो 1/1000 kg। ठीक है, 1/1000 इसका मतलब कि 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 10⁻³ kg होगा। ओके, तो क्या कर लूँ मैं 11.3 के साथ मैं 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये kg में आ गया। सिमिलरली हमने अभी भी देखा था सेंटीमीटर का और उसका। ठीक है, मैंने क्या बताया था दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मुझे इसको नीचे लेके जाना होगा, मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो 1/10⁻6 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। मुझे सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1/10⁻6 को मैं 10⁻⁻6 लिख दूँ। ठीक है, तो इसका अंदर कि 1 सेंटीमीटर की जगह क्या लगाना होगा 10⁻⁻6। ठीक है, 10⁻³ और यहाँ पे गया तो 10⁻³ बच गया तो 11.3 अपॉन 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। इसको ऊपर ले लो तो 11.3 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। डेसिमल रिमूव कर लेते हैं तो ये एक गया तो यहाँ से एक जाएगा, दो बचेगा तो 11300 kg पर मीटर क्यूब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड। डन, क्लियर बेटा, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ओके, क्या बोल रहा है फर्स्ट वाला 1 kg मीटर स्क्वायर। ओके, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हमें कन्वर्ट करना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ 1 kg इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, माइनस का नीचे आ गया प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड का सेकंड तो वही है तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। मुझे केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके, तो क्या होता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम है ना, तो केजी की जगह मैंने 1000 लिख देना है। 1000 इज व्हाट 10⁻³ ग्राम। ओके, एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर है तो दो और जीरो लगा देंगे तो टोटल 4 जीरो हो जाएंगे। ओके, इसके पहले भी हमने किया था, आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो गया 10⁻³ प्लस 4 10⁻7। तो क्या आ गया 1 इंटू 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ गया फॉर्म। ठीक है, तो 10⁻7 डायरेक्टली लिख सकते हैं तो 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। डन, ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर। वन मीटर इज इक्वल्स टू डैश लाइट ईयर। ओके, 1 मीटर इक्वल टू डैश लाइट ईयर। अब एक्चुअली जो लाइट ईयर होता है लाइट ईयर हमारे पास होता है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इंटू 1 ईयर। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब लाइट ईयर, अगर मुझे ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करना है सो 365 डेज
एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकंड्स में। डन ना। देखो बेटा, ये सेकंड और ये सेकंड कैंसल आउट हो गया। क्या बच्चा अपने पास? मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 × 365 × 24। ओके, क्या हो गया? 3 × 365 × 24 और 2 6 मतलब 36। कितना बन गया अपने पास? 94680 इंटू ये पावर 8, ये 9 और ये 10, कितना हो गया? 10:10। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, ये मीटर हो गया ना। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो डेसिमल यहाँ पर है 1 2 3 4 5, तो 9.46080 इंटू 10⁵5, 10 के साथ 5 कर लो प्लस, तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 9.46 इंटू 10⁵15। मीटर। ठीक है, हो गया कन्वर्ट। डन। चलिए नेक्स्ट, थर्ड। थर्ड क्या बोल रहा है हमारे पास? 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर के अंदर। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो, जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो इन्होंने कितना बोला है? 3। ठीक है, तो 3 मीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर? क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 3 into 1, okay, is equals to 5/18 into x। अच्छा, डायरेक्टली बोल दो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो ना, क्या ही है। तो 3 into 18/5। ठीक है, इसको यहाँ पे ले लिया पूरे को, इज इक्वल्स टू x। तो x इक्वल्स टू 3 into 18 कितना हो गया? 54। 54 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा? 10.8 किलोमीटर पर आवर। डन, क्लियर, आसान है। चलिए डी, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ओके, स्पेस लीव किया मैंने। हाँ, तो क्या है? 6.67 × 10⁻11। ओके, जी की वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, उसको हमें कन्वर्ट किस में करना है? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर ग्राम। सेंटीमीटर क्यूब इसको कन्वर्ट करना है अपने को सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर ग्राम, है ना? ओके, ठीक है। देखो, थोड़ा सा हम लोगों को वैल्यूज को छोड़कर पहले थोड़ा सा यूनिट की बात कर लेते हैं। न्यूटन, न्यूटन यूनिट किसका होता है? फोर्स का होता है। ठीक है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है? केजी। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं ना? यस, ऑफ कोर्स। ठीक है, लिख सकते हैं। सो यहाँ पे क्या मैंने लिख दिया? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, न्यूटन का हो गया, इनटू मीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर
अपॉन kg² है, ये kg², ठीक है। ये एज इट इज लिख दिया मैंने, है ना, और इसकी जगह पे मैंने ये चीज को एलोबरेट कर लिया। कि न्यूटन का पता हो तो कुछ हम कर सकते हैं ना, ऐसे तो कैसे करें हम लोग। अब देखो ये kg और ये कैंसिल आउट हो गया, दैट्स इट। तो क्या बचा अपने पास 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, और मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब बन जाएगा, अपॉन सेकंड स्क्वायर, और क्या बचा केजी बचा। डन, क्लियर इतना। अब आप देखो, अब अपने को मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, ठीक है ना। तो अभी हमें पता है दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। तो अब यहाँ पर 6.67 इंटू 10⁻11 के साथ में 10⁶ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा सेंटीमीटर क्यूब में आ गया आंसर, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग केजी, ठीक है। तो ये हो गया, सेकंड स्क्वायर में तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, केजी। अब अपने को पता है ग्राम में जाना ना, तो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, दैट मीन्स कि 10⁻³ ग्राम। तो ये जो केजी है उसके साथ 10⁻³ लिख दूं तो ये ग्राम हो गया। देखो अब यूनिट देखना बेटा, सेंटीमीटर क्यूब सेकंड स्क्वायर ग्राम आ गया। बस अभी कटिंग शटिंग करनी और तो कुछ करना है नहीं। तो 10⁻³ गया, यहाँ पे 3 गया, ओके। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 प्लस 3, बेस सेम है, पावर्स प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बच गया 6.67 इंटू 10⁻⁻, कितने बचेंगे 8 बचेंगे ना, ओके, -8 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर इनवर्स सेकंड स्क्वायर। डन, क्लियर, आया समझ में अच्छे से। ये कन्वर्जन है। चलिए ये आपको 1 मार्क में पूछेंगे, ठीक है। 2-3 हो सकता है, जैसे मैंने क्वेश्चन ये दिया तो 4 मार्क में आपको ऐसे करके पूछ ले। एग्जामिनर तो कैसे पेपर सेट कर सकते हैं ना, आपको सिर्फ पता होना चाहिए करना कैसे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं इसके अंदर, ठीक है। सो नाउ अब रूल तो हमें याद ही है, लेफ्ट साइड के जीरोस काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही रहेगा, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। 2.64 ये जो पावर होता है ना 10⁻24 या व्हाटएवर, इसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। सिर्फ अपने को इतना दिखना होता है। तो सारे के सारे नॉन जीरो नंबर्स हैं, सारे के सारे नॉन जीरो नंबर्स। तो कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। अब पॉइंट के बाद वाले ये नंबर सारे के सारे काउंट हो जाएंगे, डेसिमल के बाद का नॉन जीरो से बाद, ठीक है। ये 7 इज अ नॉन जीरो नंबर, उसके बाद का जीरो काउंट होगा, कितने हो जाएंगे 4। यहाँ पर भी 4, यहाँ पे भी सब आ रहे हैं, ठीक है 4। यहाँ पे लेफ्ट साइड नहीं आएगा, ये वाली से राइट साइड, कितने आ गए 4, ठीक है। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बेटा क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 12, राइट अ नोट ऑन द एक्सीलरेशन। 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो सिंपल सी बात है, एक्सीलरेशन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ओके, the rate of change of velocity with respect to time, that is called the acceleration, ठीक है। तो acceleration is a vector quantity और इसके पास magnitude and direction दोनों होता है। तो basically acceleration is what, change in velocity, दिख रहा है इससे। चलो दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ मैं। So change in velocity with respect to time, okay. So change in velocity that is final minus initial, तो डेल्टा v by डेल्टा टी। यूनिट क्या होता है इसका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला मीटर के हिसाब से एल आ गया, सेकंड स्क्वायर के साथ टाइम आ गया, ठीक है। वो तो आपको क्लियर है, अभी जैसा हम भी कर लिया हम लोगों ने। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव तीनों हो सकता है, ओके। अब 2 मार्क में है, इसके लिए और ज़्यादा तो डिटेल करने के लिए मैंने एक ग्राफ ये दे दिया है।
ठीक है, ड्रॉ कर लेना ईजी है क्योंकि हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो अपन ग्राफ के थ्रू बता रहे हैं। तो यहाँ पे अपने पास पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो उसके अंदर पॉजिटिव कैसे होगा, तो देखो इस तरीके का कर्व जाएगा तो पॉजिटिव है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर नेगेटिव है, अगर स्ट्रेट लाइन आएगी तो इसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। सिंपल, ठीक है, और तो कुछ था ही नहीं, आसान सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ना, अब आता है हमारे पास धुरंधर क्वेश्चन, और वो ये है, डिराइव द काइनेटिक इक्वेशंस फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। 3 मार्क का ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो हमारे पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। एक बॉडी जो है, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि एक बॉडी जो है वो ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी से ट्रैवल कर ही रही है, तो ये हो गया हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ये कंप्लीट कितना हुआ, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। ओके, कितना टाइम लगा दिया उसने, कितना टाइम लगा दिया उसने, दैट इज द टाइम टी, तो ये भी टी हो जाएगा। ओके, और ए बी जो है वो है स्लोप ए, क्या है बेटा, ये स्लोप। डन, तो ये ग्राफ आपको प्रेजेंट करना होता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चीजें लिख देते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, हेयर ये ओ है, ठीक है, ओ डी और ए सी सेम हो गया, इसको टाइम लेंगे हम लोग, ठीक है। ओ ए, अच्छा अब ये ओ ए और सी डी भी सेम हो जाएगा, दोनों पैरेलल लाइंस हैं आपस में, ठीक है। तो ओ ए इज इक्वल्स टू सी डी, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर बी डी, बी डी इज वी, ओके, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। ओके, और क्या रहा, ए बी इज द स्लोप, डन, ठीक है, सब कुछ आ गया। चलो अब हम लोगों को 3 इक्वेशंस ड्राइव करनी है, हमें पता है तीनों इक्वेशंस कौन कौन सी होती है। सबसे स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट इक्वेशन से। सो फर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं हम लोग, दैट इज v इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस ए टी, ठीक है, v इक्वल्स टू v नॉट प्लस ए टी। ना बेटा, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो a, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसको शुरू कैसे करेंगे, तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी है। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा यूनिट है जिसमें सब कुछ कंप्राइज हो जाता है, तो अगर हम देखें तो टाइम के साथ, टाइम इज इंडिपेंडेंट, उसका तो कुछ बनता है नहीं। ये दोनों वेलोसिटी जो है, इन दोनों से हाई यूनिट कौन सा है, ए एक्सेलरेशन, और हमें पता है जस्ट नाउ बिफोर दिस हमने क्वेश्चन किया था, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक्सेलरेशन में टाइम और वेलोसिटी दोनों आ जाएगा फ्रॉम द डेफिनेशन। तो ग्राफिकल मेथड में हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द definition of acceleration, a is equals to, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस वी नॉट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, चलो तो t को यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, तो क्या हो गया, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस वी नॉट, हमें v बाहर चाहिए तो v नॉट को अंदर ले लो, तो ए टी प्लस वी नॉट इज इक्वल्स टू v, दैट इज v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। हो गया, फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गया, सिंपल सी बात है। ओके, चलिए अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ डेरिवेशन में। मैंने अपनी फिगर ऑलरेडी दे ही दिया है। ओके, तो अब सेकंड इक्वेशन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो इक्वेशन 2 में हमें डिराइव करना होता है s इज इक्वल्स टू
वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये हमें डिराइव करना है, दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, अगर आप देखो अभी बेटा तो s equals to v naught t plus half a t square. Okay, s is what? Distance covered. डिस्टेंस कवर्ड। अगर आप देखो ग्राफ के अंदर तो आपका डिस्टेंस कैसे कवर हुआ है, ठीक है, आपका डिस्टेंस यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ से शुरू किया था, चलते 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 ये पूरा डिस्टेंस कवर हुआ, दैट इज द एरिया कवर हुआ ये। अगर आप इस पूरे फिगर को दो पार्ट में डिवाइड करो तो आपको दिख रहा है कि ये एक फिगर ये बन रहा है हमारे पास, दिस इज द रेक्टेंगल, और एक फिगर ये बन रहा है, दिस इज अ ट्रायंगल। इन दोनों का एरिया प्लस करेंगे तो डिस्टेंस कवर पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस कवर दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है। ओके, अगर आप देखो यहाँ पर रेक्टेंगल को, तो ये रेक्टेंगल में इसको हम लोग लेंथ ले लें और इसको हम लोग ब्रेथ ले लें, किसी को कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये है ओ डी लेंथ का, और ये ब्रेथ क्या हो गया, सी डी प्लस ट्रायंगल में आ जाते हैं, ठीक है। देखते हैं बेस के लिए, अब ये ट्रायंगल हुआ हमारे पास, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट, है ना। बेस क्या है, ए सी, और हाइट क्या है, बी सी। बेस क्या है, ए सी, और हाइट क्या है, बी सी। डन, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे वैल्यूज। अब ओडी की बात कर लेते हैं, ये रहा ओडी, ये पूरा ओडी जो है वो क्या है, टी है, ठीक है। एक बार पीछे वैल्यूज देखनी है, देखो ये रहा ओडी, ठीक है, क्या है, टी, और ये रहा सी डी, ठीक है, बी डी। ओके, चलो देख लेते हैं अभी हम लोग क्या क्या है हमारे पास। ओडी क्या है, टी, ये पूरा, ठीक है, पूरा टी हो जाएगा, सी डी क्या है, ये रहा सी डी, ठीक है। अब सी डी पूरा तो हमारे पास ये सी डी और ये सी डी सेम हो जाएगा, दैट इज ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। देखो सी डी क्या है हमारे पास, ठीक है, ये रहा सी डी, क्या है, वी नॉट, क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, वी नॉट प्लस हाफ ए सी, देख लो, ओके। आप देखो तो ये ओडी और ये ए सी सेम है, ये टी है तो ये भी टी हो जाएगा, ठीक है। तो ए सी हो गया टी, ओके। बी सी, बी सी हमको है वी माइनस वी नॉट। अच्छा मैम ये तो आपने बताया भी नहीं, वो तो फिगर में दिया तो हमें लिखना कैसे है। अब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से, ये पूरा का पूरा बी डी, मैंने आपको पिछले समय बताया कि बी डी जो है दैट इज फाइनल वेलोसिटी, ये बन कैसे रहा है, ये बन रहा है बी सी प्लस सी डी से। बी सी प्लस सी डी से आपको क्या मिल रहा है, वी मिल रहा है। बी सी का मुझे नहीं पता, सी डी मुझे पता है, ये वी नॉट है, अभी हमने लिखा भी, ठीक है। तो बी सी का तो नहीं पता, पर इसका पता है कि ये है वी नॉट। तो बी सी क्या हो गया, वी माइनस वी नॉट, ठीक है, ये वहां चला गया, तो बी सी आ गया वी माइनस वी नॉट, ओके। इसके लिए बी सी की जगह वी माइनस वी नॉट लिख दिया, और यहाँ पर एस, सो एस इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू टी, ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया, प्लस हाफ, ओके। अब बेटा यहाँ पर टी स्क्वायर, यहाँ पे टी तो है बट यहाँ पे एक्सेलरेशन है और मेरे पास है v माइनस वी नॉट, ठीक है। तो हमने अब ये भी इक्वेशन डिराइव की, फर्स्ट इक्वेशन क्या डिराइव की हम लोगों ने, ठीक है, v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी,
हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 v माइनस वी नॉट इज इक्वल्स टू 80, तो v माइनस वी नॉट की जगह 80 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया प्लस हाफ इंटू टी, v माइनस वी नॉट की जगह 80 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो s इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ a, t इंटू टी इज वॉट, टी स्क्वायर। हो गया डेराइव, आ गया, डन। ठीक है, चलिए अब करते हैं थर्ड इक्वेशन। नाउ थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन 3 आपको डिराइव करनी है। टू ए एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये आपको डिराइव करना है। अगेन एस ही ले रहे हैं यहाँ पर क्योंकि वही एक बिगर यूनिट है हमारे पास। सो एस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड ठीक है। अब अगर आप देखो, अब थोड़ा सा डिस्टेंस जो हमने एरिया कवर किया उसको देखने का थोड़ा सा नजरिया चेंज कर लो। ठीक है, अब क्या नजरिया डालना है आपको, अपना आप ऐसा डालो, ये पूरा फिगर आपको क्लीन तो है ही पता है कि ये वाला फिगर है अपना। अब ना इस पूरे को फिगर को तुम देखो, ठीक है, ये पूरे फिगर को आप देखो बच्चा, कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। ये दो लाइन स्ट्रेट हुई, ये लाइन परपेंडिकुलर हो गई और ये लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो हमारा ट्रेपेजियम बनता था ऐसे, याद है, ये दोनों लाइंस पैरेलल और इसके हाइट जो है वो हम अंदर के ड्रॉ करते थे, है ना। अब अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये वाला हटा देना है, ठीक है, ये हमने हटा दिया, तो ये ट्रेपेजियम का शेप बना, बना ना, बस तो ये है हमारे पास पूरा शेप हो जाएगा ट्रेपेजियम का। ठीक है, पैरेलल लाइंस आ गई, हाइट परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास। चलिए, सो यहाँ पे हम लिखेंगे area of trapezium. So S is equals to area of trapezium is what? Height, half into height into sum of parallel lines. Okay. So S is equals to half into, अब ये रहा हमारा हाइट, तो ये हाइट यहाँ पर आया, ये हाइट को क्या ले रहे हैं अपन, टी ले रहे हैं, सम ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, इसका मतलब कि ये लाइन और ये लाइन का प्लस, ये लाइन मतलब ये वाली लाइन है, इसको हम क्या ले रहे हैं, वी नॉट प्लस ये वाली पूरी की पूरी लाइन, इसको हम क्या ले रहे हैं, वी। ठीक है, पहले वाले साइड में बताया था मैंने, वी। चलो, अब आप देखो तो हम लोगों को एस तो है ही, इस पूरे इक्वेशन में ना टी नहीं है, जबकि हमारे पास टी है, तो मुझे टी को रिमूव करना है। अब ना फिजिक्स में मोशंस के काइनेमेटिक्स के फॉर्म के अंदर एक चीज याद कर लेना कि आप जहां पे भी अटको ना, ठीक है, जहां पे भी अटको ना, तो उसमें एक्सेलरेशन को याद कर लेना। एक्सेलरेशन फिजिक्स की यूनिट में सबका मालिक एक है, तो एक्सेलरेशन यहाँ फर्स्ट इक्वेशन जो भी आप देख लो, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहा था, हमने फर्स्ट इक्वेशन डिराइव था एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में से की थी ना, तो बात तो वही है। तो v इज इक्वल्स टू, अरे यार मेरे हाथ, ठीक है, v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस 80, तो v माइनस वी नॉट इज इक्वल्स टू 80, so v minus v naught upon a is equals to t, again from equation 1। ठीक है, तो अब ये t की जगह पर मैं लगा सकती हूँ v माइनस वी नॉट अपॉन a, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे शफल कर लेती हूँ, क्या प्लस में तो आप कुछ भी कर लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। 3 प्लस 4 7 बोलो या 4 प्लस 3 7 बोलो, बात तो एक ही है। अब ये 2 और ये a दोनों को यहाँ पे लेके जा रहे हो तो क्या बन गया, 2as इज इक्वल्स टू v
माइनस वी नॉट, v प्लस वी नॉट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी का फॉर्म बन रहा है, दैट इज क्या हो जाएगा बेटा जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। ओके डन, हो गया डिराइव तीनों के तीनों इक्वेशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ना बेटा क्या बोल रहा है, राइट अ नोट ऑन फ्री फॉल विथ इक्वेशंस, ठीक है। तो फ्री फॉल की इक्वेशन बतानी है और 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है। देखो फ्री फॉल मतलब क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आप रिलीज करते हो नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, इसको रिलीज करेंगे तो नीचे की तरफ आएगा। ओके तो इट इज एक्सीलरेटेड डाउनवर्ड अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, अब अपने को पता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द स्मॉल जी, ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर लेते हैं और तब जो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्री फॉल। बात समझ में आई, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे बोल दें कि भैया ये एक ऑब्जेक्ट है, बाकी सारे मेरे पास ऑब्जेक्ट वो है, ओके ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट हुआ, इसको हमें नीचे की तरफ गिराना है, ठीक है। तो जब ये नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है बिकॉज कि जी इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा, लाइक जी एक्ट कर रहा है, तो दैट इज वो नीचे की तरफ आ रहा है विद सम एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ठीक है, स्मॉल जी। तो ये नीचे की तरफ आया, तो जब ये नीचे की तरफ आया यहाँ पे, ये नीचे की तरफ गिरा, और अभी इस रूम में जो हवा है ना इसको मैं निग्लेक्ट कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि इस पे कोई हवा का कोई प्रभाव नहीं हुआ, तब इस ऑब्जेक्ट को अपन क्या बोलेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे फ्री फॉल, ठीक है। यहीं पे अगर मैं पक्षी का फेदर ले लूं और उसको मैं नीचे गिराऊं तो वो फ्री फॉल में काउंट नहीं होगा। द रीजन इज दैट कि उस पे हवा का इफेक्ट पड़ेगा, हवा का रेजिस्टेंस होगा, उसको हवा अपने साथ लहराता हुआ लेके जाएगा, ठीक है, वो डायरेक्टली ऐसे नीचे नहीं आएगा, तो उसको हम फ्री फॉल ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते हैं। एम आई क्लियर, ठीक है। चलिए सो अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करते हैं तभी हम उसको बोलेंगे फ्री फॉल। इफ द हाइट थ्रू विच द ऑब्जेक्ट फॉल इज स्मॉल कंपेयर टू द अर्थ रेडियस, अगर जिस हाइट से हम फेंक रहे हैं, ठीक है, अगर वो अर्थ के रेडियस से छोटी है, तो इसका मतलब ये है हमारे पास कि अर्थ का अगर हम ले लेते हैं, मैं 2D में आती हूँ, ठीक है। ओके तो 2D शेप के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये रहा हमारे पास सेंटर अर्थ का, और ये हाइट अगर ये रेडियस है अर्थ का, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट यहाँ से फेंकते हो ए पॉइंट से, तो ये जो हाइट होगा, ये हाइट रेडियस से हाइट कम है ना अर्थ की रेडियस से, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अगर हाइट ऑफ थ्रू विच द ऑब्जेक्ट फॉल्स इज स्मॉल कंपेयर टू द अर्थ रेडियस, तो हम लोग जी को कैसे लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इस केस में जो फ्री फॉल होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। डन, क्लियर इतना, ओके। अब कंसिडर करते हैं कि कंसिडर द अपवर्ड डायरेक्शन टू द अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, देन ड्यू टू द ग्रेविटी इट विल बी इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ग्राफ है, ओके, तो अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंकते हैं, वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो क्या बोल रहा है, कंसीडर द डायरेक्शन अलोंग विद द पॉजिटिव, तो अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव वाई ले रहे हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव वाई ले लेते हैं, ओके। देयरफॉर बाय पुटिंग a इज इक्वल्स टू माइनस जी, अगर आप ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वो ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इसके लिए उस टाइम पे हम लोग a की वैल्यू क्या लेंगे, एक्सेलरेशन क्या ले लेंगे, हम लोग माइनस जी ले लेंगे। सो इक्वेशन ऑफ मोशन, अभी अभी हमने 3 इक्वेशन निकाले, क्या निकाला हम लोगों ने, v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए की जगह में क्या लेना है, माइनस लेना है, माइनस जी टी, तो v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस माइनस माइनस जी टी, ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। दूसरे की बात कर लेते हैं हम लोग।
सो दूसरा रहेगा हमारे पास s इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज व्हाट, हाइट, ठीक है, वी नॉट टी प्लस हाफ ए की जगह माइनस जी टी स्क्वायर, तो h इज इक्वल्स टू वी नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बन गया ये वाला, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ। तो क्या था हमारे पास, 2as इज इक्वल्स टू v माइनस वी नॉट, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, 2 माइनस जी h इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, डन। अब h क्या है हमारे पास, y एक्सिस, क्योंकि हम हाइट ले रहे हैं ना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे भी आप ना h की जगह y लिख सकते हो, क्योंकि हम y की बात कर रहे हैं, ग्राफ के हिसाब से उसको y के हिसाब से बोल रहे हैं। तो सिमिलरली 2 माइनस जी वाई इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर आ गया। सो दैट इज वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2gy। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। कंटिन्यूटी में है ये, क्या बोल रहे हैं, फॉर अ फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो, ठीक है। अब अगर एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल है, ये फ्री फॉल ऐसी बात है, अभी इस टाइम पे ये रेस्ट पोजीशन पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी फॉर अ फ्री फॉल हम क्या लेते हैं, हमेशा जीरो लेते हैं, ठीक है। तो उनके बोलने का मतलब कैसा था, उनके बोलने का मतलब ये था कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको आपने ऊपर की तरफ उछाला, ओके। अब सीधी बात है, इसको जब आप ऊपर की तरफ उछाल रहे हो तो आप अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे हो, इसके लिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जी। तो वो अपना इक्वेशन आ गया जब हम अपर डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आप देख रहे हो ना कि जैसे ही वो ऊपर जा रहा है वो नीचे, ओके, वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट पे स्टॉप लिया, फिर नीचे की तरफ आया, जो वो जो पॉइंट जहाँ पे उसने स्टॉप लिया उसको हम लोग कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी रिगार्डिंग द फ्री फॉल, उसके बाद उसका फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है, उसके बाद उसका फ्री फॉल हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग तब क्या लेंगे, तब हम लोग यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ले लेंगे जीरो, ठीक है, ये ले लेंगे जीरो, और ए की जगह माइनस जी की जगह क्या लेंगे यहाँ पर, प्लस जी ले लेंगे। अब नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है विच इज टूवर्ड्स द ग्रेविटेशन, टूवर्ड्स द ग्रेविटेशन, इसके लिए जी पॉजिटिव हो गया। पहले में हमारे पास जा रहा था अगेंस्ट द ग्रेविटेशन की, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, पहले ऊपर जाएगा फिर तो नीचे गिरेगा ना, हाँ ठीक है। हाँ, अंटिल अगर तुम किसी को धक्का दे रहे हो बिल्डिंग से, अब बिल्डिंग से धक्का देने के वो ऊपर तो जाएगा बिल्डिंग के, ठीक है, 10वें 12वें वॉटेवर फ्लोर के ऊपर, तभी तो नीचे गिरेगा, है ना। चलो, तो अब इसके बेसिस में हमारे पास कुछ ग्राफ बनते हैं, तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, 3 मार्क का है, रिप्रेजेंट करोगे तो अच्छा इंप्रेशन रहेगा, मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। सो अगर वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम, तो यहाँ पे क्या है, अगर हम डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ ले रहे हैं तो हमारे पास ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे पूरा वेरिएशन के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस कवर होता जा रहा है उसका टाइम जो है वो भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, और ये यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, बट सर्कुलर मोशन है ना, ठीक है, इसके लिए इसको कर्व्ड में लिया है। द पॉइंट इज दैट, कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम के साथ आपको क्या मिलता है बेटा, वेलोसिटी मिलता है, तो ये वेलोसिटी के बेसिस पे बात आई। अब बात कर लेते हैं हम लोग, अगर हम इसको यहाँ पे काउंट कर लेते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम में अपने को क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है। तो वेलोसिटी सेम है, वर्सेस टाइम तो हमने पहले भी देखा था, ग्राफ कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, है ना, भूल गए क्या था, if the small, okay, the free fall is thus a case of the uniform circular acceleration, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम रेडियस से कम हाइट लेते हैं तो जी को क्या लोगे आप, कांस्टेंट लोगे इसके लिए, ठीक है। तो क्या ये आ गई स्ट्रेट लाइन, नीचे की तरफ आ रहा है ना। अब बात कर लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है ये, अब वेरिएशन विद द एक्सेलरेशन। अब अगर यहाँ पे हम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम की बात कर लेते हैं, तो एक्सेलरेशन अर्थ के नीचे की तरफ, अर्थ के अंदर है, तो हमें पता है कि जी की वैल्यू फिक्स होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इसके लिए अगर आप एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम की बात कर रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स, इसके लिए स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको
बेसिकली डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बात करते हो तो वेलोसिटी के हिसाब से ये वेलोसिटी क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, मतलब ठीक है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, इसके लिए ये वाला ग्राफ आया। सिमिलरली एक्सेलरेशन निकालना है वेलोसिटी विथ टाइम के हिसाब से, तो स्ट्रेट लाइन आएगा बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट यूनिफॉर्म है। और अगर सिर्फ एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं हम लोग तो कांस्टेंट लाइन बिकॉज वो फिक्स होती है अर्थ की ग्रेविटी के हिसाब से। डन बेटा, क्लियर हो गया? तो ये आपको 3 मार्क के हिसाब से अच्छे से प्रेजेंट करके आना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन फ्री फॉल, स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड रिएक्शन टाइम। 3 मार्क का रहेगा, 1 मार्क ईच क्वेश्चन। ओके, फ्री फॉल वो तो अभी हमने देखा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिलीज्ड नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो जब नीचे की तरफ आएगा तो वो एक्सेलरेट होगा टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और जब एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करोगे, ये स्टेटमेंट जरूर लिखना प्लीज, तभी जाके आप उसको क्या बोल सकते हो, फ्री फॉल बोल सकते हो। बात करते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है कि जब आपका व्हीकल मूव कर रहा है और मूव होते हुए व्हीकल में जब आप ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं, द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर स्टॉपिंग, ठीक है, तो जैसे ये वाला है, इस पॉइंट में आपने ब्रेक अप्लाई किया और आपकी गाड़ी इस पॉइंट पे आके रुकी, ठीक है, तो यहाँ पे आपने अप्लाई किया ब्रेक, तो ब्रेक अप्लाई करने के तुरंत तो गाड़ी रुक नहीं जाती, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर लेती है, तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, ओके। रिएक्शन टाइम क्या होता है, व्हेन अ सिचुएशन डिमांड्स अवर इमीडिएट एक्शन, ठीक है, फटाफट से हम लोग लाइक रिफ्लेक्स एक्शन वाली बात हो रही है, तो जब हमारा सिचुएशन ऐसा है कि हमारा इमीडिएट एक्शन रिक्वायर आता है जिसके अंदर इट रिक्वायर्स सम टाइम बिफोर वी रियली रिस्पॉन्ड, ठीक है, तो अब तुरंत तो रिस्पॉन्ड नहीं, कुछ सेकंड्स का तो टाइम लगता है उस चीज के फॉर्म में हमें रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो ये जो रिएक्शन टाइम होता है, रिएक्शन टाइम इज द टाइम अ पर्सन टेक्स, जहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं और फिर उसके हिसाब से एक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं रिएक्शन टाइम। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, कोई भी घटना घटती है तो हम उसके लिए इमीडिएट रिएक्शन देते हैं, है इमीडिएटली, बट फिर भी कुछ सेकंड्स का तो फर्क रहेगा, जिस सेकंड्स में हम लोग क्या रिएक्ट करना है सोचेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फिर रिएक्ट करेंगे, उस ही टाइम को हम कहते हैं रिएक्शन टाइम। एग्जाम्पल देख लो, इफ अ पर्सन इज ड्राइविंग एंड सडनली अ बॉय अपीयर्स ऑन द रोड, ठीक है, सडनली एक लड़का बीच में आ गया, देन द टाइम elapsed बिफोर ही स्लैम्स द ब्रेक्स, ठीक है, तो वो उसने फटाफट से टक ब्रेक लगाई गाड़ी पे ऑफ द कार इज द रिएक्शन टाइम। तो अब उसे, वो लड़का आया, उसने देखा, ठीक है, गाड़ी चल रही है, वो लड़का आया, उसने देखा, और ये तो लड़का है, ब्रेक लगानी है, मर जाएगा नहीं, तो धड़ाम से ब्रेक लगाई, वो जो सोचा ना, उसने वो लड़के को देखा, ऑब्जर्व किया, सोचा और फिर ब्रेक लगाई, ये जो टाइम होता है इसको हम कहते हैं रिएक्शन टाइम। ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, चलिए नाउ आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, अब हो सकता है कि आपको एग्जाम में ना ऐसे कुछ ग्राफ दिए जाएं और आपको बताएं, बोले कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा टाइप ऑफ मोशन इसके अंदर अकर हो रहा है, ठीक है, तो ये 1-1 मार्क में पूछ सकते हैं आपसे। सो क्या है यहाँ पर, अब आप देखो तो इनिशियल से ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर ही रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो है उसकी, ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, टाइम का वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन जा रहा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम में आपको हमेशा क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में, ओके, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में आपको हमेशा क्या मिलेगा बेटा, एक्सेलरेशन मिलेगा, ध्यान देना, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, है ना, पॉजिटिव जा रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में जा रहा है, ओके, तो इसका बोलोगे यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, ठीक है। ना अब देखो, ये देखो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया, बट अभी भी हमारा ग्राफ जो है ना वो जीरो है, ठीक है, जीरो से भी मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है, वाई पॉजिटिव में, इसके लिए मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन पॉजिटिव, बट एक्सेलरेशन कैसा है बेटा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ओके,
रिटार्ड हो रहा है एक्चुअली यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली समझो यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 80 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। आते आते यहाँ पे कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर, तो 20 किलोमीटर पर आवर का डिक्रीज हुआ, इसके लिए नेगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। नाउ अब ये वाला ग्राफ है, इसमें आप देख सकते हो नेगेटिव में है तो मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन, और नीचे की तरफ ही आ रहा है विथ नेगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं हम लोग, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नेगेटिव के नीचे की तरफ जा रहा है, दैट चेंजेस द डायरेक्शन एट टाइम t1, ठीक है। t1 पे डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, तो 0 टू t1 जो है वो क्या बता रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और t1 से t2 जो है, ठीक है, वो बता रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। डन, ओके। ओके, नाउ आता है अपने पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या बोल रहा है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग along x axis is given by x is equals to a plus b t square, ठीक है, ओके। फाइन, तो आपको पोजीशन दिया हुआ है यहाँ पर x इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी स्क्वायर है, ठीक है, वो 2 नहीं है, स्क्वायर है। वेयर a की वैल्यू दी हुई है आपको 8.5 मीटर, b की वैल्यू दी हुई है 2.5 सॉरी, a जो है वो आपको दिया हुआ है 8.5 मीटर, b आपको दिया हुआ है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हमें t को मेजर करना है सेकंड्स में। व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 सेकंड्स एंड t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स, ठीक है। तो 2 पे और 0 पे क्या वेलोसिटी होगी, अब वेलोसिटी निकालना है, तो हमारे पास ये दिया हुआ है पोजीशन, ठीक है। तो वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, ड्यू टू डेरिवेशन ऑफ पोजीशन, तो वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी इज dx by dt, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, a प्लस बी टी होल स्क्वायर, ओके। सो डी बाय डी टी, अब ये a कांस्टेंट है, चलो लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, वैसे जरूरत तो नहीं है, बी टी स्क्वायर, ओके। सो ये कांस्टेंट ऑफ डेरिवेशन 0 हो जाता है, तो इसको तो हटा दीजिए, ये 0 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं, बट अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b डी टी स्क्वायर बाय डी टी, ठीक है। b कांस्टेंट है ना, इसके लिए उसको बाहर निकाल दिया, वैसे तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगता है, बट ठीक है, नो नीड टू शो दिस। सो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू, अब डेरिवेटिव क्या होता है, डी एक्स रेज टू एन, ठीक है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, ओके। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, b एन की जगह पे 2, ओके, t पावर में क्या, 2 माइनस 1 इज 1, तो बस लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। तो v क्या आ गया, v आ गया 2bt, डन। अब आपसे कह रहा है यहाँ पर that what is its velocity at t equals to 0 and t equals to 2 seconds पे, ठीक है। तो t equals to 0 पे, t equals to 0 पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 2b और 0 लगा दो, क्या हो गया 0, ठीक है। और t इज इक्वल्स टू 2 पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 2.5 इंटू 2 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू, सॉरी, क्या हो जाएगा, 2 2 4, ओके, 2 2 4, 4 इंटू 2.5 10, ठीक है। क्या हो जाएगा 4 इंटू 2.5 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हो गई इसकी वेलोसिटी एट 2 इक्वल्स टू 2 और 0 मीटर पर सेकंड एट
t इक्वल्स टू 0 पे। डन, क्लियर हो गया। चलिए आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकंड्स एंड 4 सेकंड्स। ओके, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है हम लोगों को। क्या फॉर्मूला रहता है बेटा एवरेज वेलोसिटी का। सो एवरेज वेलोसिटी बेटा क्या होता है, वो होता है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, नाउ x की फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी टी स्क्वायर, ये 2 आ जाएगा। a अभी तो कांस्टेंट है तो उसमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस a प्लस बी टी वन स्क्वायर होल अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, ओपन द ब्रैकेट, a प्लस बी टी स्क्वायर 2 माइनस a माइनस बी टी वन स्क्वायर, ए कैंसिल अपॉन t2 माइनस t1। क्या रहेगा, b टी स्क्वायर 2 माइनस बी टी वन स्क्वायर होल अपॉन t2 माइनस t1। b कॉमन निकाल दें, क्या रहेगा, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर होल अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, क्या हो गया, राइटिंग ऐसे क्यों आ गई। ओके, सो b कितना है अपने पास 2.5, t2 कितना है, ओके ये रहा t2 दैट इज 4 माइनस t1 कितना है 2 सेकंड्स अपॉन 4 माइनस 2, क्या हो जाएगा 2.5, 16 माइनस 4 होल अपॉन 2, 2.5 मैं यहाँ पे कर लेती हूँ बेटा, वहाँ पे शायद आपको दिखी नहीं। 2.5 क्या हो जाएगा, 16 माइनस 4 इज 12, 12 अपॉन 2, 2 1 जा 2 6 जा 2.5 इंटू 6, क्या हो जाएगा 6 5 जा 30, 3 कैरी 15, कितना आया 15 मीटर पर सेकंड। डन, क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। Now obtain the equation of motion for the constant acceleration using the method of calculus. Okay. So इसके पहले हम लोगों ने सेम किया था बट फॉर ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड से किया था, अब हमें करना है इसको कैलकुलस से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन का एक दो रूल बता दूं बेटा मैं पहले। देखो इंटीग्रेशन क्या होता है ना, जब छोटी 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 चीजें हम लोग ऐड करते जाते हैं, ठीक है, तो मिला के इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो छोटे छोटे एरियाज प्लस करते जाएंगे और कंप्लीट एरिया कितना कवर हुआ बॉडी का वो हमें दिखाना होता है। तो कैलकुलस मेथड में आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज होगा। अब इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूला यूज होगी भी वही बता रही हूँ मैं आपको। ओके, सो एक रहेगी आपके पास x रेज टू n dx, यहाँ पे आता है हमारे पास लोअर लिमिट और यहाँ पे हम लिखते हैं अपर लिमिट। ठीक है, लोअर टू अपर में जाना है, कहाँ से कहाँ तक आपको देखने में छोटी छोटी एरियाज लेनी होती है, तो छोटी छोटी एरियाज में आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है वो बताना होता है। तो इसका फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, क्या रहेगा, x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक है, और दूसरा होता है भाई समझो कुछ भी नहीं है, वन है या कुछ भी नहीं है, तो जैसे t, तो विथ रेस्पेक्ट टू किसकी बात कर रहे हैं, t की, तो आंसर भी क्या आएगा t। अगर विथ रेस्पेक्ट टू dx है तो आंसर क्या आएगा x, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो वही। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा है तो 1। ठीक है, अगर dv है तो क्या हो जाएगा v। पॉइंट समझ में आई। तो बेस ये दो का अपन को यूज करना है। चलिए, सो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट वन।
इसमें कोई ग्राफ तो ड्रॉ करना है नहीं, तो सीधा शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमें प्रूव करना है v इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस at, जहाँ पे v जो है फाइनल वेलोसिटी, v नॉट इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम। ठीक है, ओके। चलिए इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है दैट ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये मैं पहले वाले बताना भूल गई थी आपको, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो अगर आपसे सिर्फ पूछते हैं कि भैया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बताइए, तो ये वाला होगा। वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, तब आप ये वाला बताएंगे। तो इसके अंदर क्या करना है बेटा अभी हम लोगों को? जैसे ए है, हमें पता है कि अभी शुरू हमें एक्सेलरेशन से करना होगा। मेजर तो हमारे पास वही चीज है कि एक्सेलरेशन से हम लोगों को सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। ओके, तो एक्सेलरेशन इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये चीज हुआ इसके अंदर। अब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सीधा टाइम भी चेंज होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? चेंज इन टाइम। सो देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? चेंज का dv by dt। ओके, चलिए, so therefore a into dt is equals to dv। okay, integrating on both the sides, डेरिवेटिव किया। अब अपने को क्या करना होगा? इंटीग्रेटिंग, मतलब इन सबका छोटा छोटा पास है, सबको क्या करना होगा? प्लस करना होगा। इन सबका जो छोटा छोटा हमने डेरिवेटिव निकाला, उनको क्या करना होगा? प्लस करना होगा। इसके उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। फिर डेरिवेटिव तो कर लिया, छोटे छोटा पार्ट निकाल दिया हम लोगों ने। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा? a dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dv। अब देखो यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू t है, विथ रेस्पेक्ट टू t है, तो a का तो कुछ करने का होगा नहीं। ठीक है, तो a को हम क्या कर लेंगे? बाहर निकाल देंगे। सो देयरफॉर a dt इज इक्वल्स टू v dv ना, dv। ओके, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब पॉइंट आती है कि लिमिट क्या लगा। मैंने आपको बताया आपको यहाँ पे लोअर और अपर लिमिट लगानी होती है, तो लिमिट कहाँ लगाएं? तो देखो बेटा, अब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो हमारी गाड़ी है ना, वो रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कंडीशन। देखो ये समझ में आ गया ना आपको? तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो पहले मैं इसको मिटा दूं, इसकी तो भी आपको जरूरत है नहीं। ओके, हमें मान के चल रहे हैं कि हमारी जो गाड़ी है, ओके, एट टी टाइम टी इक्वल टू 0 सेकंड पे वो स्टेशनरी पोजीशन पे है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। अब डिस्टेंस क्या कवर करेगा? कुछ भी नहीं, वो भी 0 हो गया। ठीक है, अब कुछ टाइम लिया उसने, समझो कि कुछ टाइम के बाद ये वाली गाड़ी जो है वो यहाँ पे आके पहुंच जाती है। ओके, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन हुआ होगा, दैट इज फाइनल वेलोसिटी, और डिस्टेंस भी कुछ ना कुछ उसने कवर किया होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है वो कहाँ से कहाँ पे जा रही है? 0 से v की तरफ जा रही है। और टाइम कहाँ से कहाँ पे जा रहा है? 0 सेकंड से t सेकंड की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाइम 0 से t, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 से, अच्छा 0 नहीं, 0 नहीं लेते, स्टेशनरी है बट ठीक है, हम लोग यहाँ पे v नॉट लेंगे। ठीक है, क्योंकि इनिशियल बतानी पड़ेगी अपने को, यहाँ पे इनिशियल है ना। ओके, तो हम लोग ये बोल रहे हैं दैट इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v नॉट। ठीक है, ओके, स्टार्टिंग में तो क्या होगा? v नॉट से लेकर v। सो a यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैंने बताया था। ठीक है, कुछ भी नहीं है, 1 मतलब t आ जाएगा। इंटीग्रेशन कितना हो गया? dt का t हो गया, 0 से लेकर t। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर आप देखो
तो हो जाएगा हमारे पास ओके फाइनल माइनस इनिशियल। डन, क्लियर, ओके। सो पॉइंट समझ में आया ये कि मैं बताने में चूक कर दी मैंने। चलो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, v नॉट टू v, ठीक है, ऐसे कर देती हूँ मैं, आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ। तो ये क्या हो जाएगा, अब t माइनस दोनों लिमिट लगानी है तो पहले अब लगा दी अपर लिमिट t माइनस 0, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा v माइनस v नॉट, ठीक है। तो a t इज इक्वल्स टू v माइनस v नॉट को अंदर ले लो, क्या बचेगा, v इज इक्वल्स टू ए टी प्लस वी नॉट, दैट इज v इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस ए टी। हो गया डिराइव, बात आई समझ में। तो आपको जो इंटीग्रेशन के दौरान आपको जो लिमिट लिखनी होती है ना, वो लिमिट आपको ध्यान दें कहाँ से लेके कहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए भाई स्टार्टिंग में टाइम t 0, वेलोसिटी इनिशियल तो v नॉट, डिस्टेंस कुछ खास कवर हुआ नहीं है। फिर कुछ टाइम के बाद टाइम t इक्वल टू टी, वेलोसिटी क्या हो गया v, फाइनल वेलोसिटी, और डिस्टेंस s कवर किया हम लोगों ने। डन, क्लियर, आया था समझ में। चलो अब चलते हैं सेकंड को प्रूव करने के लिए। ओके, ना सेकंड प्रूव करना है आपको यहाँ पर, s इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बोलते हैं बेटा डिस्टेंस टाइम रिलेशन, ठीक है, ओके। नाउ अब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ये कब आ सकता है, ये आ सकता है वेलोसिटी को लेकर, तभी तो आ सकता है। तो शुरू करते हैं वेलोसिटी से। ओके, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। चलिए, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस मतलब ds बाय dt, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, v dt इज इक्वल्स टू ds, ओके। अब देखो हमें यहाँ पे ए टी चाहिए, ए टी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, तो v के साथ तो वो आ नहीं सकता है। तो हमने इक्वेशन 1 क्या प्रूव की थी, हमने इक्वेशन 1 प्रूव की थी v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी, किया था बस, ठीक है। हम वही चीज यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं फिर ये चीज करते हैं। ओके, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो dt इज इक्वल्स टू ds, ठीक है। तो v की जगह लगा देते हैं हम लोग v नॉट प्लस ए टी डी टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ds, ये आएगा रेंज 0 टू s, ये आएगा रेंज 0 टू t, ठीक है, ओके। सो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग यहाँ पर, जीरो टू टी वी नॉट डी टी, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस 0 टू टी ए टी डी टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 टू एस डी एस, ओके। अभी वी नॉट क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ टी करना है, तो वी वाला वेरिएबल तो किसी काम का ही नहीं है, तो ये वी नॉट बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डी टी आ जाएगा यहाँ पर 0 टू टी। सिमिलरली ए बाहर आ जाएगा क्योंकि टी के टर्म्स में है, तो इसके लिए टी अंदर रहेगा 0 टू टी इज इक्वल्स टू डी एस। इतना क्लियर, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए।
क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब कुछ भी नहीं है तो टी आएगा, वी नॉट टी प्लस ए। ओके, अब ये क्या होगा, यहाँ पे लगेगा ये वाला फॉर्मूला एक्स रेज टू एन डी एक्स, क्या हो जाएगा एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो पावर वन, वन प्लस वन कितना होगा टू, तो क्या हो जाएगा टी रेज टू टू अपॉन टू, जीरो टू टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू एस, जीरो टू एस। ओके, नाउ वी नॉट टी प्लस, अभी टी की जगह टी आ जाएगा, जीरो की जरूरत नहीं है, जीरो हो तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल्स टू एस। तो दैट इज एस इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस ये टू को बाहर ले लो, क्या हुआ, ये टू को अपॉन वाले टू को बाहर ले, हाफ बन जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। डन, क्लियर, आया समझ में। तो ये हमने किया सेकंड वाला। अब करते हैं थर्ड। ओके, ऐड करना पड़ेगा ना यहाँ पर, ठीक है, चलिए अब करते हैं थर्ड वाला। थर्ड क्या होगा हमारे पास, टू ए एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, ठीक है, चलिए। सो अब वैसे डिस्प्लेसमेंट रिलेशन यहाँ पे हमारे पास ए है, विद द हेल्प ऑफ ए हम शुरू करेंगे। तो ए क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, तो डी वी बाई डी टी डायरेक्टली लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे एस चाहिए और यहाँ पे हमारे पास एस कहीं है ही नहीं, है ना, एस तो है ही नहीं, तो निकालेंगे कैसे, डिस्टेंस आएगा ऐसा, जबकि ये ग्राफ भी कैसे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है, टाइम की तो देखा जाए जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एस को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, क्या कर लेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगा, डी वी बाय डी एस मल्टीप्लाई बाय डी एस बाय डी टी, ठीक है, शफल कर लिया मैंने, इसको यहाँ ले लिया और इसको वहाँ ले लिया। ओके, सो ए इज इक्वल्स टू डी बी बाई डी एस, अगर आप देखो तो डी एस बाई डी टी, डी एस इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी होता है, तो क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। ओके, इसको यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। सो क्या हो जाएगा, ए डी एस इज इक्वल्स टू वी डी वी, ठीक है, ए डी एस इक्वल टू वी डी वी आ गया। चलो इंटीग्रेटिंग कर लेते हैं दोनों तरफ, ए डी एस वी डी वी विथ रिस्पेक्ट टू जीरो टू एस, और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल टू फाइनल, ए बाहर निकल जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला, मतलब कि v का स्क्वायर अपॉन टू वी नॉट टू वी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एस आ गया, या एस माइनस जीरो लिखूँ, चलो लिख देते हैं। चलो एक और चीज कर लेते हैं, जीरो टू एस, ओके, वी स्क्वायर बाय टू वी नॉट टू वी। अब ए अपर लिमिट एस माइनस जीरो, अपर माइनस लोअर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपर माइनस लोअर आ गया। चलिए, सो देयरफॉर ए क्या रहेगा, एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर होल अपॉन टू, कॉमन दोनों के एलसीएम दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का मतलब सेम, अपॉन में आ जाएगा, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, टू ए एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। ओके, हो गया थर्ड वाला भी डिराइव।
कंप्लीट। तो कैलकुलस से आप इस तरीके से इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके 9 10 ना, तो कहाँ छूट गया? ओके बीच में आ गया ये।